प्रस्तुत करने जा रहा हूँ हरिशंकर परसाई का लिखा एक व्यंग जिसका शीर्षक है संस्कारों और शास्त्रों की पढ़ाई। मेरे एक दोस्त हैं, वैज्ञानिक दृष्टि वाले आधुनिक बुद्धिवादी, कट्टर मार्क्सवादी हैं। परिवार से नाता तोड़कर 20 सालों से राजनीतिक कार्यों में लगे हैं। उनका भी कोई है मुझे पता नहीं था, पर उनका भी कोई था। पिछले हफ्ते वे प्रयाग की गाड़ी में मुंडे सिर मिल गए। कहाँ जा रहे हो, मैंने पूछा। प्रयाग। लोग चोरी करने जाते हैं तब इस शहर को इलाहाबाद कहते हैं, पिंडदान करने जाते हैं तब प्रयाग कहते हैं। मुंडन किस लिए? फादर की मृत्यु हो गई। मुझे पहली बार मालूम हुआ कि आप भी फादर रखते हैं। यूँ कोई बुरी बात नहीं है। जिनकी हैसियत है वे एक से ज़्यादा भी बाप रखते हैं, एक घर में, एक दफ्तर में, एक दो बाज़ार में, एक एक राजनीतिक दल में। इधर एक आदमी है जिसके परसों तक 35 बाप थे। कल संयुक्त विकास दल सरकार टूट रही थी तो 15 रह गए। आज वह सरकार थम गई तो उसके 48 हो गए हैं। मुझे उनके पिता की मृत्यु का कतई दुख नहीं था। मैं उन्हें जानता नहीं था। फिर वे 80 के थे और उनके मरने से कोई अनाथ नहीं हुआ था। दोस्त को भी दुख नहीं था, कुछ पछतावा जरूर था। मुझे उसकी चिंता थी जिसे उन्होंने 20 साल से सच्चा बाप मान रखा था, यानी मार्क्सवाद की। उन्होंने खुद अपने हाथों मार्क्सवाद का मुंडन कर दिया था। उनके हाथ में एक छोटी सी थैली थी। मैंने पूछा, इसमें क्या है? अरे उनकी राख है, तुम्हें इतना भी नहीं मालूम? मैं समझा इसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद होगा जिसका संगम में विसर्जन होगा। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद यानी डायलेक्टिक मटेरियलिज्म जिसका कि प्रयाग में संगम में विसर्जन होगा। यहाँ पे कटाक्ष है। पहले वे चिढ़े, फिर कहने लगे, अरे यार यह बड़ा विकट संघर्ष है। एक तो संस्कार और फिर परिवार की भावना। इस संघर्ष से मैं अनजान नहीं था। चाचा की मृत्यु के बाद मैंने श्राद्ध नहीं करने का ऐलान कर दिया। मेरी जो फजीहत हुई मैं ही जानता हूँ। उनके करने वालों और भी थे। चाचा मेरे भरोसे तो परलोक गए नहीं थे। मुझ जैसे के भरोसे कोई परलोक क्या, यह लोग भी नहीं बताएगा। मेरे मन में एक ही सवाल था, अगर किसी सामाजिक क्रांति में बौद्धिक विश्वास के साथ कोई लगा हो और तभी चाची कह दे कि बेटा तुम्हारे चाचा की आत्मा को दुख होगा, परलोक में उनकी दुर्गति हो जाएगी, तब क्रांतिकारी क्या करेगा? परिवार की भावना की रक्षा भी तो करनी पड़ेगी। तब क्या वह यह कहेगा कि चाची अगर तुम्हारी यह भावना है तो मैं क्रांति को छोड़ देता हूँ? मेरे एक और दोस्त हैं, मुझसे ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टि संपन्न, विचार और कर्म दोनों से क्रांतिकारी। मैं ही उनसे ज्ञान और प्रेरणा लेता रहा हूँ। एक दिन मैंने उन्हें धोती पहने, पालती मारे सत्यनारायण की कथा पर बैठे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैंने दूसरे दिन उनसे पूछा, अरे झूठ नारायण, यह तुम्हारी क्या हरकत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगा जैसे एम्बुलेंस की गाड़ी ने मुझे कुचल दिया हो। इसीलिए मैंने पूछा कि यह झूठ नारायण, यह तुम्हारी क्या हरकत है? यार मदर इन लॉ ने बहुत जोर डाला था। मेरा ख्याल था मदर इन लॉ सास से अलग किस्म की होती होगी, पर नहीं साहब, सिर्फ तजुर्बे का फ़र्क है। यह जो मदर इन लॉ कहलाती है क्रांति की दुश्मन होती है। क्रांतिकारी को पहला और सबसे बड़ा संघर्ष मदर इन लॉ से निपटना है। बात यह है कि वह बीवी दे देती है और बीवी कर्तव्य को आगे बढ़ाते हुए बच्चे दे देती है। तब मदर इन लॉ आकर कहती है, लाला अपना नहीं तो बच्चों का तो ख्याल करो। लाला की क्रांतिकारिता भ्रांतिकारिता में बदल जाती है। मदर इन लॉ के शिकार 20-25 क्रांतिदर्शियों को तो की हड्डियाँ तो इधर मेरे पास ही रखी हुई हैं, और लोगों के पास भी होंगी। संस्कार और शास्त्र की पढ़ाई बड़ी दिलचस्प होती है। संस्कार और अर्थशास्त्र की एक पढ़ाई मैंने साफ देखी है। एक शहर में 2 साल पहले किसी सांस्कृतिक आयोजन में गया था। एक साहित्यिक रुचि के सज्जन बहुत पीछे पड़े कि मेरे घर चाय पीने चलिए। हर बार आग्रह के साथ वे यह जरूर जोड़ते, सरिता ने भी कहा है। मैं समझा सरिता जी इनकी पत्नी होंगी, साहित्य वगैरह पढ़ती होंगी, कुछ कविता भी लिखती होंगी। चाय पीने पहुंचा तो बैठक से उन्होंने पर्दे की तरफ मुंह करके मेरे आने की घोषणा कर दी। दुविधाग्रस्त अर्ध आधुनिक परिवारों में इसके बाद क्या होता है इसका मुझे भली प्रकार अनुभव है। पत्नी आती है, नमस्ते के बाद बने बनाए वाक्य बोलती है, हम आपकी कहानियाँ पढ़ते रहे हैं, इतनी हंसी आती है, इतनी हंसी आती है कि बस कुछ मत पूछिए। इसी वक्त उसे याद आता है कि दाम्पत्य संहिता का नियम 73 कहता है, पत्नी अपना स्वतंत्र मत व्यक्त न करे,
व्यक्त करना ज़रूरी हो तो उसमें पति को शामिल करे। वह पति को शामिल कर लेती है। क्यों, वह कौन सी कहानी पढ़ी थी हमने पिछले हफ्ते? अगर बच्चा भी हुआ तो अंकल जी को उससे नमस्ते कराया जाता है। कहा जाता है अंकल तुम्हें बहुत मज़ेदार कहानी सुनाएंगे। कभी मुझसे वहीं बच्चे को कुछ कहानी वगैरह सुनाने का आग्रह भी किया जाता है। नुस्खे मेरे पास सब तरह के रहते हैं। प्रौढ़ों के लिए डायबिटीज़ का नुस्खा भी रखता हूँ और बच्चों के लिए कुकुर खांसी का भी। मैं बच्चे को राक्षस की कहानी फ़ौरन सुना देता हूँ। आग्रह हो तो उनके ससुर को भी कृष्ण सुदामा की कहानी सुना दूँ। बैठक में मैंने सोचा कि अब सरिता जी बाहर आएंगी और वही आंतरिक चर्चा चलेगी। बड़ी देर हो गई, सरिता जी तो क्या नाली जी भी नहीं निकली। सोचा चाय लेकर आएंगी, पर थोड़ी देर बाद सांकल बजी। पति महोदय भीतर गए और चाय की ट्रे लेकर आ गए। भीतर से एक बिल्ली निकली। उस घर में बिल्ली एकमात्र मादा थी जो पर्दा नहीं करती थी। सांकल धातु युग से चली आ रही घरेलू कॉलबेल है। सरिता जी को संस्कार अपने घर से लेकर आई होंगी, कुछ यहाँ मिले होंगे। यह वह पाँव दरवाजे की तरफ बढ़ाती हैं तो हाथ सांकल पर चला जाता है। मगर जब यह स्थिति है तो इस आदमी ने बार बार क्यों कहा था? सरिता ने भी आने को कहा है। इस दृश्य में सरिता का कुल रोल इतना है कि वह नेपथ्य में सांकल बजाती है। अगर वह आदमी को सरिता को भी मंच पर लाना है तो सांकल को निकाल फेंकना चाहिए, मगर तब वह थाली बजाने लगेगी। माफ़ कीजिएगा। 2 साल बाद फिर उस शहर में गया। वे फिर मुझे चाय के लिए अपने घर पर ले गए। इस बार उन्होंने नहीं कहा कि सरिता ने भी आग्रह किया है। उसने नेपथ्य वाला हिस्सा नाटक से काट दिया होगा। मैं बैठक में पहुंचा। उसने पर्दे की तरफ मुँह करके मेरे आने की घोषणा नहीं की, पर ज़रा देर बाद ही सरिता जी ट्रे लेकर बाहर निकली। एक आध औपचारिक बात की, फिर ज़रा घड़ी देखी और बोली, आप लोग चाय पीजिए, मेरा तो स्कूल का वक्त हो गया है। वे चप्पल फटफटाती सीढ़ी से उतर गईं। श्रीयुत सरितापति बोले, स्कूल में नौकरी कर ली है, आजकल एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। समझ गया, अर्थशास्त्र ने संस्कार को धोबी पछाड़ दे दी। हमारे ज़माने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता, ध्यान रखिए। यही वह वाक्य है जिसने घर के अंदर बुझी हुई महिलाओं, जो स्वतः भी बुझी हुई थीं और जिन्हें उनके पारिवारिक परिवेश, उनकी अपब्रिंगिंग के कारण घरों में बंद कर दिया गया था, जिन्हें बाहर निकलने में हिचक होती थी, जो अपनी दहलीज पार करने में डरती थीं। एक तरह की झिझक थी उनमें। और जब एक कमाई से पूरा नहीं पड़ता, महंगाई इतनी है, तो क्या कीजिएगा? आपको भी काम करना पड़ेगा। 2 लोग मिलकर हाथ बटाएंगे, महिला बाहर निकलेगी। फेमिनिज्म इसी से आएगा, इसी से बढ़ेगा। इस आखिरी पैराग्राफ को दोबारा पढ़ देता हूँ। हमारे ज़माने में नारी को जो भी मुक्ति मिली है, क्यों मिली है? आंदोलन से, आधुनिक दृष्टि से, उसके व्यक्तित्व की स्वीकृति से नहीं। उसकी मुक्ति का कारण महंगाई है। नारी मुक्ति के इतिहास में यह वाक्य अमर रहेगा, एक की कमाई से पूरा नहीं पड़ता। व्यंग्य की बात होगी तो हिंदी साहित्य में सबसे ऊपर नाम लिखा जाएगा हरिशंकर परसाई का। दूसरा नाम मैं अभी बता देता हूँ, श्रीलाल शुक्ल। इन 2 के बगैर हिंदी व्यंग्य की कल्पना करना मुश्किल है। परसाई जी के कई निबंध, व्यंग्य चित्र, लघु कहानियाँ हमने अपने पाठ्यक्रम में पढ़े हैं। जाने अनजाने हम उनके कितने ही वाक्यांश दैनिक बोलचाल में प्रयोग में लाते हैं। वे एक ऐसे विशिष्ट छवि वाले, विशिष्ट शैली वाले लेखक थे, जो ऐसा लगता था कि हमारे आमने सामने बैठकर हम उनसे संवाद कर रहे हैं। वे हमारे कंधे पर या सर पर बैठकर आख्यान नहीं दे रहे, हमें ज्ञान नहीं बांट रहे। उन्होंने व्यंग्य को एक विधा के तौर पर हिंदी में स्थापित किया और हिंदी को सिर्फ छोटे मोटे कटाक्ष या हास्य से आगे ले जाकर सामाजिक आलोचना और समाज सुधार की तरफ मोड़ने का काम भी किया।